हम लोग कैम्ब्रिज अब खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हमने ईयर वगैरह सब कुछ ये सब बता दिया था आप लोगों को, और ईयर याद होना चाहिए, यहाँ से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ पीगू कब आया या फिशर कब आया, फिशर आया था 1911 में, और मार्शल के बाद पीगू कब आया, पीगू 1917 में आया, 1917 में थ्योरी आई इसकी। रॉबर्टसन 1922, ठीक है, और कीन्स ने अपनी ये इक्वेशन कब दी थी, 1923, 1923। ठीक है, तो सबकी क्रोनोलॉजी आपको पता। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था कि ये जो क्यूटीएम है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सर जी कीन्स इसके वाला दो के पार्ट सन है। क्या लिखवाया है सर कीन्स का? 1923 बेटा, 1923। हमने बताया था आपको कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, एक तो ये है क्या कहते हैं, हमने बताया था क्लासिकल, एक थी क्लासिकल, ठीक है, एक थी कैम्ब्रिज, ठीक है, एक थी कैम्ब्रिज और एक थी मॉडर्न। तो क्लासिकल में हमने आपको फिशर को पढ़ा दिया, क्लासिकल में हमने किसको पढ़ा, फिशर। कैम्ब्रिज में हमने 4 लोगों को पढ़ा, कैम्ब्रिज में हम लोगों ने 4 लोगों को पढ़ा, मार्शल, मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन और कीन्स, ये 4 लोगों को पढ़ा। अब मॉडर्न में हम लोग किसको पढ़ेंगे भाई, हैं? मिल्टन फ्रीडमैन। किसको पढ़ेंगे, मिल्टन फ्रीडमैन। तो हेडिंग लगा लीजिए फ्रीडमैन या मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, मॉडर्न क्यूटीएम, आधुनिक मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, या फिर इसको हमने आपको बताया कि फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं, फ्रीडमैन ने दिया था, फ्रीडमैन क्यूटीएम। दिस इज फ्रीडमैन क्यूटीएम। तो भाई नाम सुना है ना आप लोगों ने? यानी हम लोग अब करेंगे मिल्टन फ्रीडमैन की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। अब सवाल ये उठता है, ये जो मिल्टन फ्रीडमैन है, ये अपनी थ्योरी कब दिए हैं, रीस्टेटमेंट। अब देखो, इनकी थ्योरी को रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी बोलते हैं। तो आगे हम बताएंगे इसको रीस्टेटमेंट और ये सब क्यों बोलते हैं, तो इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में। ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। तो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कब दिए भाई, ईयर बताओ फटाफट, ईयर ही तुम लोग बताओ पहले। तुम लोग बताओ पहले। 1956। बिल्कुल, 1956 में, 1956 में फ्रीडमैन ने दिया, ठीक है, 1956 में ये थ्योरी फ्रीडमैन ने दिया था। अब फ्रीडमैन इस थ्योरी को देने के पहले एक कोट लिख दिए। कोट ये किया, उन्होंने कहा कि ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी नहीं है। सबसे पहली बात, इन्होंने, फ्रीडमैन क्या कहते हैं, फ्रीडमैन कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग, फ्रीडमैन कहते हैं, फ्रीडमैन कहते हैं कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी यानी क्यूटीएम, जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत होता है, वो सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी होती। थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी मतलब
ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है, न कि ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। ठीक है, यानी ये थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी होती है, इट इज नॉट अ थ्योरी ऑफ आउटपुट या थ्योरी ऑफ इनकम या थ्योरी ऑफ प्राइस या जो भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये नहीं है। ये क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी नहीं है, ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। कौन बोला? फ्रीडमैन ने बोला। कोट करिए। अब सवाल ये उठता है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने देखा कि फिशर ने मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन लिया। फिशर ने मनी के किस फंक्शन पर जोर दिया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के माध्यम के कार्य को पर जोर दिया। कैम्ब्रिज ने किसको जोड़ दिया? मनी के किस फंक्शन को? स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी कैम्ब्रिज जो इकोनॉमिस्ट थे वो मुद्रा के संचय कार्य पर जोर दिया। अब मिल्टन फ्रीडमैन आ गए। मिल्टन फ्रीडमैन ने मनी के किस फंक्शन पर जोर दिया? जल्दी बताओ आप लोग। मिल्टन फ्रीडमैन ने मनी के किस फंक्शन पर जोर दिया था? कौन बताए? बॉन्ड शेयर मनी एज अ वेल्थ कहा था सर उन्होंने, पोर्टफोलियो वेल्थ। हाँ हाँ, वो फंक्शन, मैं फंक्शन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़िया समझाइए, मजा नहीं आ रहा है आप लोगों के आंसर से। तो ये जो फ्रीडमैन थे ये दोनों फंक्शन लिए। ये मुद्रा को मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन भी लिया था और स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर क्वेश्चन आता है कि मिल्टन फ्रीडमैन की जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है किस फंक्शन पे आधारित है, तो दोनों पे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी लिया था इन्होंने और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आइए थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि कैसे प्रूफ होगा कि इन्होंने दोनों फंक्शन को लिया। तो आइए एक एक चीज समझते हैं और अच्छे से आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो देखो, फ्रीडमैन साहब ने एक लाइन कोट की थी, मैं आप लोगों को वो लाइन लिखता हूँ, हूबहू वही लाइन। ठीक है, फ्रीडमैन ने साहब ने, एक मिनट, लाइट बहुत कट रही है यार, एक मिनट। हाँ, फ्रीडमैन साहब ने एक लाइन कोट की थी, मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ वो लाइन, ध्यान से गौर करिएगा। वो लाइन थी, मनी इज, फ्रीडमैन के अनुसार, ये क्या हो गया, एक मिनट, मनी मनी एक मिनट, फ्रीडमैन के अनुसार, फ्रीडमैन के अनुसार मनी, फ्रीडमैन के अनुसार मनी इज अ टेम्पररी, money is a temporary, money is a temporary abode of purchasing power, purchasing power. This is very important line. यानी फ्रीडमैन ने क्या बोला? फ्रीडमैन ने कहा कि मनी इज अ टेम्पोररी एबॉर्ड ऑफ परचेजिंग पावर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फ्रीडमैन ने कहा कि मुद्रा को उन्होंने क्या बोला? मुद्रा को क्रय शक्ति का स्थायी निवास बताया। यानी मुद्रा को क्रय शक्ति का, मैं लिख लेता हूं फिर समझाता हूं आप लोगों को। क्रय शक्ति का ये अस्थायी, टेम्पररी का मतलब अस्थायी, निवास बताया, बोर्ड का मतलब निवास बताया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं है क्या। ठीक है भाई, यानी फ्रीडमैन साहब ने कहा कि जो मनी है वो टेम्पररी एबॉर्ड ऑफ परचेजिंग पावर। यानी फ्रीडमैन ने मनी को, जो परचेजिंग पावर होती है वो टेम्पररी एबॉर्ड होती है, मतलब यानी मुद्रा सिर्फ सामान खरीदने का जरिया नहीं है फ्रीडमैन।
आप मनी से केवल ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते, वस्तुएं ही खरीद बेच नहीं सकते मनी से, बल्कि वह साधन है। मनी क्या है? एक साधन है, एक फैक्टर है जिसमें आप जिसमें आप जो है अपनी संपत्ति को कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते, ठीक है ना। यानी उन्होंने क्या बताया कि मनी जो है वो केवल ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, केवल ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज नहीं होती, लेन देन के लिए ही यूज नहीं होती, बल्कि जो मनी है वो एक साधन है, एक फैक्टर है जिसमें आप अपनी संपत्ति को, अपने वेल्थ को कुछ समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। यानी संपत्ति में, मनी के टर्म्स में आप अपनी संपत्ति को होल्ड करके रख सकते हो ताकि भविष्य में आप उसका प्रयोग कर सकें। आप ट्रांजैक्शन के लिए न रखो मनी, आप होल्ड करके रख लो, स्टोर करके रख लो, ठीक है, तो आप भविष्य में उसका यूज कर सकते हो। समझ में आया ना? क्यों भाई? यानी मुद्रा जो है लेन देन का जो कार्य है वो अस्थायी है, टेम्पररी है। परमानेंट कार्य तो वेल्थ का काम कर रहे हैं, जो आप रख रहे हो, जो भविष्य में आप उसको यूज कर। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया सभी को? तो यहाँ से दो फंक्शन मिले कि नहीं? क्यों भाई? यहाँ से दो फंक्शन मिल गया कि नहीं मनी का? एक तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मुद्रा जो है लेन देन का फंक्शन नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन है, उसको भी माना, बट स्टोर ऑफ वैल्यू का भी फंक्शन है, ठीक है, मनी। तो दोनों फंक्शन इस सेंटेंस से मिल जाते हैं आपको। क्यों भाई? क्लियर हुआ सभी को? बताइए, चले आगे। ओके, चलिए। तो यहाँ से हमें पता चला, मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिए, मतलब फ्रीडमैन मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज तथा स्टोर ऑफ वैल्यू को लिया है, ठीक है। यानी फ्रीडमैन की जो थ्योरी है वो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय, दोनों फंक्शन को लिया है अपनी थ्योरी में। समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज है फ्रीडमैन ने मनी को एक एसेट फॉर्म में लिया है। आप लोगों को पता है फ्रीडमैन जो है वो मनी को एसेट मानते हैं, संपत्ति मानते हैं। तो लिखिए, फ्रीडमैन ने मनी को एसेट माना है। क्या माना है? एसेट माना है, यानी संपत्ति माना है। कैसे भाई? फ्रीडमैन ने मनी को एक एसेट माना, मतलब लोग मुद्रा को वैसे नहीं रखते कि भैया लेन देन करना है रख लिए, मनी ही तो है, ऐसा नहीं है। फ्रीडमैन ने कहा कि जैसे आदमी कार को रखता है खरीद करके, धो धो करके ढक के धूप ना लगे उसको, सोना चांदी को जैसे रखता है, बॉन्ड शेयर को रखता है, जैसे वैसे मनी को रखता है लोग। यानी फ्रीडमैन का कहना था कि मनी एक संपत्ति है, एक एसेट है। लोग उसको, मनी को वैसे नहीं रखते कि जैसे बस उससे वस्तुएं ही खरीदना है। मनी को वो इसलिए रखते हैं, जैसे बॉन्ड में आदमी रखता है पैसा, शेयर में रखता है अपना पैसा, टिकाऊ सामान खरीद लिया, सोना चांदी कार, लग्जरी कार वगैरह आदमी खरीद लिया, ऐसा संपत्ति में आएंगे ना। तो वैसे ही फ्रीडमैन कहते थे कि लोग मुद्रा को भी वैसे ही अपने पास रखते हैं, स्टोर करके, जो हमारी संपत्ति है। समझ में आया ना? तो फ्रीडमैन ने मनी को एसेट माना।
क्लियर हुआ? क्यों भाई, बताते रहिए आप लोग, बोलिए भाई। जी सर आया समझ। गुड। अब तीसरा पॉइंट है कि फ्रीडमैन ने एक और चीज मानी। फ्रीडमैन ने मनी को लग्जरी गुड की संज्ञा दी, लग्जरी गुड माना है, लग्जरी गुड माना है। अब ये लग्जरी गुड कैसे माना है भाई? लग्जरी गुड यानी विलासिता वस्तु माना है। आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लग्जरी गुड की डेफिनेशन क्या है? जब आप अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन ऐसी वस्तुओं पे खर्चा करते हो, यानी इनकम जिस रेशियो से आपका बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेशियो से आप कंजप्शन कर रहे हो, तो उस तरह की वस्तु को हम लोग लग्जरी गुड्स की संज्ञा देते हैं, यानी विलासिता की वस्तु। और उसमें इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन वन। तो उसी सेंस में फ्रीडमैन ने माना है मनी को लग्जरी गुड। फ्रीडमैन ने कहा कि जैसे जैसे परमानेंट, फ्रीडमैन ने किस इनकम को माना था? परमानेंट इनकम, स्थायी आय। तो फ्रीडमैन कहते थे कि जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ती है किसी भी आदमी की या किसी भी सोसाइटी की, किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी सोसाइटी की, जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है? वो नगद रखने की इच्छा जो है आय बढ़ने की तुलना में वो तेजी से बढ़ने लगती है। यानी एक व्यक्ति की जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ती है वो वैसे वैसे क्या करता है? मनी की डिमांड ज्यादा करने लग जाता है, मनी की डिमांड ज्यादा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मनी लग्जरी गुड है, विलासिता की वस्तु है, देखो ज्यादा करेगा। यानी इनकम बढ़ने की तुलना में जब आप डिमांड फॉर मनी ज्यादा कर रहे हो तो इसका मतलब इलास्टिसिटी कैसी है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन वन का मतलब यानी वो लग्जरी गुड हो जाएगी। तो मनी को इस सेंस में उन्होंने लग्जरी गुड माना। क्लियर है? बताओ भाई, सभी को क्लियर है यहाँ तक? सर चले जी आगे। क्या बताया, जैसे परमानेंट इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? अरे इनकम बढ़ती जैसे आप ही की है, आप पैसा कमाते हो, तो आप अभी मान लो 20,000 रुपए कमाते हो, तो सोचते हो कि 5,000 रख लेंगे यार कैश के फॉर्म में, 15,000 खर्चा वर्चा हो जाएगा। अभी 50,000 कमाने लग जाओ तो 20,000 रखोगे अपने पास कैश के फॉर्म में, नगद रूप में स्टोर करके रख लो, संचय कर लो। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आप उसकी तुलना में जो स्टोर कर रहे हो, जो संचय कर रहे हो, जो नगद रखने की इच्छा, वो ज्यादा बढ़ रही है आय की तुलना में। मान लो आय 25 से 50 हुई, तो आप पहले 25 में 5 रखते थे, 50 हो गई तो 30 रख रहे हो। तो ज्यादा इनकम की तुलना में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो आप कैश के फॉर्म में जब ज्यादा रख रहे हो, तो जब आय आपकी दुगुना बढ़ी, लेकिन आप जो मनी की डिमांड कैश फॉर्म में रख रहे हो, नगद रूप में रख रहे हो, वो ज्यादा रख रहे हो। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी कैसी हुई? ज्यादा हुई ना, एक से ज्यादा हुई कि नहीं? बोलो भाई। इस सेंस में उन्होंने लग्जरी गुड माना इसको। ये जो है विलासिता वस्तु है, क्योंकि इसमें जो है कैसा गुण है? लोग जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है वो अपने पास मुद्रा को ज्यादा रखने के प्रति इच्छुक नजर आते हैं। वो आय बढ़ने की तुलना में ज्यादा अपने पास मनी जो है स्टोर करके रखना चाहते हैं। इसलिए जो है मनी को उन्होंने लग्जरी गुड माना, विलासिता वस्तु। क्लियर? अवधेश समझ में आया? रूपम, शालिनी, अंजलि, आयुष, दीपक, शौकत, क्लियर है? बोलो भाई। जी सर क्लियर है। ओके, अब चलते हैं आगे। ये तो थोड़ा बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को बताना जरूरी था, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं कि ये थ्योरी कहती क्या है। इसी थ्योरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स के पंडित कहे जाते हैं। जैसे हमारे गांव में हम लोगों के सामाजिक परिवेश में पंडित जो है कथा वथा सुनाते हैं ना, तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में इनको पंडित बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं मिल्टन फ्रीडमैन ने,
इनको पंडित कहना जो है उचित रहेगा, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ले आए, एक क्रांतिकारी थ्योरी ले आई, चाहे वो फिलिप्स कर्व में अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हो, चाहे वो इधर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस या रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इन सब कार्यों के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में, इसलिए इनको जो है फ्रीडमैन जो है वो इकोनॉमिक्स की दुनिया में जाने माने इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं। अब इन्होंने किया क्या, यानी जो पुरानी हम लोगों ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी थी उसको इन्होंने रीसेट किया। रीसेट क्या किया, पुनः रीस्टेटमेंट दिया, उसका रीसेट कर दिया। जैसे आप फोन ऑन स्लो चलता है तो आप लोग रीसेट कर देते हो ना, दोबारा से बढ़िया चलने लगता है। वैसा ही है, पुरानी जो थ्योरी थी इधर उधर घूम रही थी, फिशर की, कैम्ब्रिज की, सबको रीसेट कर दिया, एक नई थ्योरी दे दी और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी। रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थ्योरी। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो पैसा है, जो मनी है, वो केवल ट्रांजैक्शन का जरिया नहीं है। फ्रीडमैन ने क्या बोला अपनी थ्योरी में कि जो मनी है वो केवल लेन देन के लिए नहीं होती, बल्कि वो संपत्ति का एक रूप होती है, संपत्ति का एक भाग होता है। यानी फ्रीडमैन ने मनी को क्या माना था, संपत्ति माना था, वेल्थ का एक हिस्सा माना था। जैसे लोग अपनी संपत्ति में सोना, चांदी, बॉन्ड, शेयर ये सब रखते हैं, वैसे मनी को भी अपनी संपत्ति में रखते हैं। तो संपत्ति का एक भाग मुद्रा होता है फ्रीडमैन के। तो आइए थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलें ताकि आप लोगों को जो है समझ में आता जाए। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, फ्रीडमैन के अनुसार, फ्रीडमैन के अनुसार, फ्रीडमैन के अनुसार, फ्रीडमैन के अनुसार मनी, फ्रीडमैन के अनुसार मनी केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कारण, मनी केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज या लेन देन का कार्य नहीं करती, या लेन देन का ही कार्य नहीं करती, कार्य नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, बल्कि यह वेल्थ का एक भाग होती है, पार्ट। ठीक है, यानी मनी को उन्होंने वेल्थ का दर्जा दे दिया फ्रीडमैन साहब। यानी फ्रीडमैन के अनुसार मनी केवल ट्रांजैक्शन का के लिए यूज नहीं होती, बल्कि वो वेल्थ का भी एक भाग होती है। अब एक फ्रीडमैन का एक सेंटेंस बहुत कोट किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर मॉनेटरी फिनोमेना। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा क्या होता है, एक मौद्रिक घटना है, उससे जो है और कुछ नहीं होता, महंगाई ही बढ़ती है। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने, फ्रीडमैन ने क्या बताया, फ्रीडमैन ने बताया दूसरी बात, फ्रीडमैन ने बताया कि लोग अपने पास मनी क्यों रखते हैं, मनी क्यों रखते हैं। यानी फ्रीडमैन ने ये बताया कि लोग मनी की डिमांड क्यों करते हैं। मनी की डिमांड का अर्थ क्या है, मुद्रा की मांग का अर्थ क्या होता है, नगद का मांग, कैश की मांग, दैट इज मनी डिमांड। यानी फ्रीडमैन ने कहा कि लोग कैश अपने पास रखना क्यों चाहते हैं, लोग मनी की डिमांड करते क्यों हैं। फिशर ने बताया कि ट्रांजैक्शन के लिए,
कैम्ब्रिज ने बताया कि लोग मनी की डिमांड इसलिए करते हैं ताकि वो फ्यूचर और वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके चीजें कर सकते, स्टोर करते हैं, इसलिए मनी की डिमांड करते हैं। फ्रीडमैन ने कहा कि मनी की डिमांड लोग क्यों करते हैं, केवल लेन देन, केवल फ्यूचर की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, और भी कुछ चीजें हैं, उन्होंने और भी कुछ चीजों को ऐड किया। तो फ्रीडमैन ने बताया कि लोग अपने पास मनी क्यों रखते हैं, यानी लोग मनी की डिमांड क्यों करते हैं। तो इन्होंने बताया कि लोगों का जो मनी अपने पास लोग मनी इसलिए रखते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है, 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि लोग मनी क्यों रखते हैं, लोग अपने पास मनी या मुद्रा क्यों रखते हैं। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, 3 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन सी भाई? पहला है परमानेंट इनकम। पहला क्या है? परमानेंट इनकम। ठीक है, परमानेंट इनकम। ठीक है, स्थायी आय, स्थायी, यानी पहला उन्होंने वेरिएबल क्या लिया कि लोग अपने पास मनी क्यों रखते हैं। ये पहला वेरिएबल है परमानेंट इनकम। अपने पास लोग मनी क्यों रखते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? परमानेंट इनकम, स्थायी आय के ऊपर। फ्रीडमैन के अनुसार लोग अपनी आय की जो कमाई है उसके आधार पर नहीं, बल्कि भविष्य में जो उनकी औसत आय है। भाई परमानेंट इनकम क्या होती है? केवल जो आप इधर उधर या कैपिटल गेन या टेम्पररी इनकम, यही परमानेंट इनकम नहीं होती। परमानेंट इनकम का मतलब जो आपको हर महीने या हर साल मिल रही है, लॉन्ग टर्म में भी मिल रही है। तो इसका मतलब लोग अपनी आय केवल कमाई के आधार पर नहीं, बल्कि भूत भविष्य वर्तमान सब, यानी भविष्य में होने वाली भी जो औसत अनुमानित आय है, यानी जो एवरेज एक्सपेक्टेड इनकम है, वो भी परमानेंट इनकम का पार्ट होती है। तो उसके आधार पर लोग जो है पैसा खर्च करते हैं या बचाते हैं, यानी मनी की डिमांड करते हैं। यानी मनी की डिमांड लोग कैसे करते हैं? अब उनके परमानेंट इनकम पर भी निर्भर करती है। ठीक है, लोगों की परमानेंट इनकम अगर अधिक होगी तो लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे। लोगों की परमानेंट इनकम कम होगी तो लोग अपने पास कैश कम रखेंगे, यानी नगद कम रखेंगे, यानी मनी की डिमांड कम करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि मनी की डिमांड का परमानेंट इनकम के साथ कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है, पॉजिटिव संबंध। यानी जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगी? मनी की डिमांड भी बढ़ेगी। इज इट क्लियर? क्यों भाई, सभी को क्लियर है ये बात? जल्दी जल्दी बताइए। यानी जैसे जैसे, दूसरा कलर से ले लेता हूं इसको, जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ेगा, यहाँ लिख लीजिए, जैसे जैसे परमानेंट इनकम यानी पीआई, परमानेंट इनकम बढ़ेगी, मनी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो ये परमानेंट इनकम। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है ना? जल्दी जल्दी बताओ, सभी को क्लियर है यहां तक? बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो? यहां तक क्लियर है? जी सर, जी सर। ओके, गुड। रूपम, अंजलि, क्लियर है ना? अवधेश, गुड। अब दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर, अब देखो ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, अब इन्होंने जो मेजर चीजें हैं उसको कैसे ऐड किया। दूसरा फैक्टर इन्होंने बताया कि लोग अपने पास मनी की डिमांड कैसे करेंगे, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये दूसरा फैक्टर है रेट ऑफ रिटर्न के, क्या है? रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर निर्भर करेगा।
रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ रिटर्न प्रतिफल की दर के ऊपर, की दर के ऊपर। यानी इन्होंने जो दूसरा वेरिएबल लिया कि लोग अपने पास मनी की डिमांड क्यों करते हैं, लोग अपने पास कैश क्यों रखते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा रेट रिटर्न के, इसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रतिफल की दर। भाई लोग मुद्रा को, मनी को कैश में रखने का मतलब क्या है कि आप अपने पास मनी रख लिए, लेकिन अगर कहीं वो कैश आप बैंक में जमा कर देते, कहीं वो कैश आप बॉन्ड में लगा देते, कहीं वो कैश आप शेयर में लगा देते, कहीं वो कैश भौतिक वस्तुओं को खरीदने में लगा देते, फिजिकल जो गुड्स हैं उनको खरीदने में लगा देते, तो आपको रिटर्न मिल जाता, आपको प्रतिफल मिल जाता। लेकिन आपने क्या कर दिया, मनी की डिमांड कर ली, कैश रूप में रख लिया, नगद रूप में रख लिया अपने पास, तो वो जो रिटर्न मिलता आपको निवेश करके, उसका आपने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिया। तो मनी को अपने पास रखने का अवसर लागत क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो आप मनी को निवेश करते उससे जो आपको रिटर्न मिले। क्लियर है ना? तो जितना ही ज्यादा रिटर्न उतना ही आप सोचोगे। अब भाई जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को दो ऑप्शन दिया जा रहा है, बाहर निवेश करोगे ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलेगा, अपने पास रखोगे तो ब्याज नहीं मिलेगा। तो आदमी क्या करेगा, मनी की डिमांड कम करेगा, मनी का सारा सारा पैसा कहाँ लगा देगा, बॉन्ड में लगा। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है उसमें इन्होंने तीन चीजों को शामिल किया। कितने चीजों को, तीन चीजों को शामिल किया, तीन चीजों को शामिल किया। ठीक है, पहला है बॉन्ड। क्या है, बॉन्ड, पहला है बॉन्ड। अब मान लीजिए आप अपने पास पैसा न रख करके, मनी की डिमांड न करके, वो मनी आपने बॉन्ड पर लगा दी। मान लीजिए कि बॉन्ड पर जो ब्याज दर है, वो बढ़ता है। ठीक है, जो बॉन्ड पर ब्याज दर मान लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है, बॉन्ड जो है वो ब्याज दर है वो बढ़ रहा है, तो लोग अपने पास क्या करेंगे, कैश कम रखेंगे, लोग मुद्रा की मांग कम करेंगे, मनी की डिमांड कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि जो बॉन्ड पर जो ब्याज है वो ज्यादा मिल रहा है, तो लोग सारा का पैसा अपने पास नगद रूप में मनी की डिमांड न करके वो बॉन्ड पर निवेश करना ज्यादा पसंद करें। ठीक है, क्योंकि सारा बॉन्ड खरीद लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो भविष्य में जब बेचेंगे बॉन्ड, बढ़िया बढ़िया पैसा रिटर्न मिलेगा खटाखट। तो लोग क्या करेंगे, अब अपनी संपत्ति में मनी की डिमांड कम कर रहे हैं, कैश कम रख रहे हैं, बॉन्ड ज्यादा खरीद के रख लिए, पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना। क्यों भाई? इसलिए फ्रीडमैन की थ्योरी को पोर्टफोलियो अप्रोच भी कहते हैं। यानी एक पोर्टफोलियो लोग बना रहे हैं, बॉन्ड भी रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपनी संपत्ति में, और कैश भी रख रहे हैं, थोड़ा सा कैश, यानी मनी की डिमांड कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनी बाहर वो निवेश कर रहे हैं, बॉन्ड खरीद ले रहे हैं, तो उससे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ब्याज ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई, अगर बॉन्ड पर रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो मनी की डिमांड लोग कम करें। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। दूसरा पॉइंट, लिया उन्होंने शेयर, यानी इक्विटी, शेयर, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी। अब यदि शेयर पर जो है, जो डिविडेंड है, जो लाभांश है, तो बढ़ने लग जाए, मान लो जो शेयर आप ले रहे हो उस पर अगर आपको लाभांश बढ़ता हुआ मिले, तो आप क्या करोगे, अपने पास मनी की डिमांड करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर रख लोगे अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति में आप क्या करोगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा सभी कंपनियों के शेयर खरीदने करोगे जिनमें लाभांश जिनका बढ़ रहा हो।
ज्यादा मिल रहा, तो आप क्या करोगे? सारा का सारा पैसा जो आपके पास है वो अपने पास कम रखोगे, मनी की डिमांड कम करोगे, और वो पैसा कहाँ लगा दोगे? शेयर खरीदने। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो शेयर पर डिविडेंड है, जो लाभांश है, वो ज्यादा मिलेगा भविष्य में, और उसको जब भविष्य में बेच दोगे तो धन आके पैसा आ जाएगा एकाएक। तो शेयर का जो रिटर्न है उसके साथ भी जो मनी की डिमांड है वो कैसा संबंध रख रही है? निगेटिव। बॉन्ड के साथ रिटर्न भी निगेटिव संबंध रख रहा है, इक्विटी के साथ भी रिटर्न के साथ मनी डिमांड का संबंध कैसा है? नेगेटिव। तीसरा फैक्टर इन्होंने क्या लिया रेट ऑफ रिटर्न में? भौतिक वस्तु, फिजिकल गुड, भौतिक वस्तुएं यानी फिजिकल गुड, फिजिकल गुड्स, भौतिक वस्तु। मान लीजिए कि यदि महंगाई आपको पता चल जाए कि भैया महंगाई बढ़ने वाली है, सारे जो है चीजों की दाम बढ़ने वाले हैं, आप लोग क्या करोगे? अपने पास पैसा रखोगे, जो सामान के दाम भविष्य में बढ़ने वाले हैं उनको खरीदने का प्रयास करो? जल्दी जल्दी बताओ। मान लो आपको पता चल गया कि सोना आने वाले 5 सालों में 2-3 लाख में पहुंचने वाला है। अभी अगर आप देखो 6-7 महीने पहले सोना 80-90 हजार में था, अभी वो 1.5 लाख में है। तो जो 7 महीने पहले वाले लोग होंगे वो क्या सोचे होंगे कि यार महंगाई, सोना महंगा होने वाला है, वो जी उम्मीद सर, कर रहे हमने हैं। खरीद लिया था थोड़ा। हाँ, तो लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या सोचे कि यार 6-7 महीने में सोनमा महंगा हो जाएगा, क्यों ना अभी खरीद लिया जाए। लोग अपने पास पैसा रखने के बजाय सारा का सारा पैसा सोनवा ही खरीदे। तो अपनी संपत्ति में वो क्या कर लिए? थोड़ा कैश रख लिए, थोड़ा मनी डिमांड कर रहे हैं मुद्रा के रूप में, और सारा का सारा सोना खरीद लिया। अपनी संपत्ति में सोना और कैश रख लिया। तो इसका मतलब क्या है? जमीन खरीद लिए। मान लो आपको पता चल जाए कि भाई प्रयागराज की जमीन बहुत महंगी होने वाली है 2-4-10 साल में, लखनऊ की जमीन बहुत महंगी होने वाली है, ठीक है, और भी जगह मान लीजिए राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू वम्मू में हर जगह जमीन महंगी होने वाली है। तो आदमी क्या करेगा? अपने पास मुद्रा कम रखने का प्रयास करेगा, जमीन जगह सोना चांदी खरीदने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा ना। क्यों भाई? अभी खरीद लेगा, 10 महीने बाद बेच देगा, रिटर्न है रिटर्न। तो भौतिक वस्तुओं को अगर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में बढ़ने वाला है उसके दाम, तो क्या करेंगे? अपने पास मुद्रा कम रखेंगे और सारा का सारा पैसा कहाँ निवेश कर देंगे? भौतिक वस्तुओं को खरीद लेंगे, यानी सोना चांदी, घर, मकान। ठीक है, तो इसके साथ भी कैसा संबंध है मनी की डिमांड का? निगेटिव। इसको जो है कैसे लिखेंगे? डीपी अपॉन dt, टाइम के साथ है ना, और क्या हो जाएगा? 1/p। इसको ऐसे लिखे, तो इसको फ्रीडमैन ने ऐसे जो है डिफाइन किया। क्लियर है? तो ये 3 फैक्टर। अब तीसरा फैक्टर है, देखो हमने पहला पढ़ाया परमानेंट इनकम, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में 3 वेरिएबल, बॉन्ड, शेयर, भौतिक वस्तु, तीनों के साथ मनी के डिमांड का रिलेशन निगेटिव। अब चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा है ह्यूमन, ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन, ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन टू नॉन ह्यूमन वेल्थ यानी मानवीय। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मानवीय तथा गैर मानवीय, गैर मानवीय संपत्ति का रेशियो, संपत्ति। अब सवाल ये उठता है, ये ह्यूमन वेल्थ और नॉन ह्यूमन वेल्थ होता क्या है? समझना पड़ेगा कि नहीं भाई? तो सबसे पहले ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन वेल्थ क्या होता है भाई?
मानवीय ह्यूमन संपत्ति वेल्थ क्या वह होती है जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, इससे जो हम कमाई करेंगे शिक्षक बन के, ये ह्यूमन वेल्थ ही है हमारी। ह्यूमन वेल्थ क्या होती है, जैसे कि इन्होंने बताया, एकदम सही बताया, यानी यह आपकी अपनी क्षमता है, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता। इसमें आपका शिक्षा, एजुकेशन, आपकी स्किल, आपकी एक्सपीरियंस, आपके कार्य करने की जो शक्तियां होती हैं, वो सब ह्यूमन कैपिटल। वो सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल। आपकी शिक्षा, कौशल, कार्य करने की क्षमता, ये सब क्या है? ये ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर की सर्जरी करने की जो काबिलियत है, उसको क्या बोलोगे? ह्यूमन वेल्थ। ठीक है। एक इंजीनियर की तकनीकी ज्ञान, एक टीचर का कौशल, पढ़ाने का कौशल, ये सब क्या है? ह्यूमन वेल्थ। ठीक है। और इसे बाजार में आप बेच नहीं सकते। ह्यूमन वेल्थ को बेचा जा सकता है? कभी नहीं। एक टीचर का नहीं ज्ञान सर। कभी, एक डॉक्टर की, आप जो है जो सर्जरी कर रहा है, उसकी फीस कभी नहीं दे सकते। वो तो थोड़ी सी फीस लेता है यार, उसकी असली फीस तो आप दे ही नहीं सकते। यानी ह्यूमन वेल्थ को आप बेच नहीं सकते। आप अपनी डिग्री, आप अपना दिमाग, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपका कौशल, आपकी शिक्षा आपकी ही रहेगी, ये आपकी ह्यूमन वेल्थ। समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। और नॉन ह्यूमन वेल्थ कौन सी है? नॉन ह्यूमन वेल्थ कौन सी है? बोलो भाई। गैर मानवीय संपत्ति। गैर मानवीय संपत्ति। हम्म? बोलो भाई। गैर मानवीय संपत्तियां क्या होती हैं? यानी जी, ऐसी गैर संपत्ति वगैरह मानवीय ये भी आएगा ना सर, संपत्तियां नॉन ऐसी हैं जैसे मकान हाँ है, खेत है, मिशनरीज वगैरह हमारे ऐसे ही। पास कमर्शियल गाड़ी है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बड़ी। यानी ऐसी चीजें जिनको आप छू सकते हो। ह्यूमन वेल्थ को आप छू नहीं सकते, आपको पता है। आप अपने कौशल को छू केवल सकते महसूस कर सकते नहीं? हैं हम नहीं। ह्यूमन वेल्थ को। इसलिए जो नॉन ह्यूमन वेल्थ होती है वो फिजिकल होती है, उसको आप छू सकते हो। जैसे आपका घर, आपका मकान, आपकी कार, आपके शेयर, आपके बॉन्ड, आपकी मनी, दीज आर द नॉन ह्यूमन वेल्थ, गैर मानवीय संपत्तियां। आप छू सकते हो, बाजार में आसानी से इसको बेच भी सकते हो। मकान, जरूरत पड़ी बेच दियो, खत्म करो बवाल। मान लो आपको पैसा की जरूरत पड़ी, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा हटाओ, फटाक से पैसा पैसा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो बाजार में आसानी से इनको आप बेच करके गैर मानवीय जो संपत्तियां होती हैं, जो नॉन ह्यूमन वेल्थ होते हैं, उनको आप आसानी से बेच करके ज्यादा से ज्यादा कैश या नगद रूप में पैसा रख सकते। लेकिन मानवीय संपत्तियों के साथ ऐसा नहीं। मानवीय संपत्तियों को आप जो है बेच नहीं सकते। ठीक है। तो जो हमारे मिल्टन फ्रीडमैन साहब कहते हैं, ये दोनों भी मनी की डिमांड को प्रभावित करते हैं। जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ का जो रेशियो है, जिसको इन्होंने डब्लू से डिनोट किया, डब्लू, ये भी मनी की डिमांड को प्रभावित करते हैं फ्रीडमैन के अनुसार। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो इन्होंने डब्लू को, यानी क्या माना? डब्लू को माना ह्यूमन वेल्थ, ह्यूमन वेल्थ डिवाइडेड बाय नॉन ह्यूमन वेल्थ, नॉन ह्यूमन वेल्थ, यानी मानवीय, मानवीय और गैर मानवीय। ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मानवीय संपत्ति को अचानक जरूरत पड़ने पर कैश में नहीं बदला जा सकता। ठीक है। आप मानवीय संपत्ति को, मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई पैसे की, उसको कैश में बदला जा सकता है? आप अपनी बुद्धि, आप अपना विवेक, आप अपना डॉक्टर अपनी सर्जरी की टेक्निक,
बेच सकता है? नहीं बेच सकता, तो नहीं बदला जा सकता। इसलिए जिस व्यक्ति के पास मानवीय संपत्तियां ज्यादा होती हैं वो खुद को क्या सोचता है? असुरक्षित महसूस करता है। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा मानवीय संपत्तियां होती हैं वो क्या होता है? वो खुद को ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, इनसिक्योर महसूस करता है, क्योंकि उसको जरूरत पड़ेगी मान लो पैसा की, तो उसको बेच नहीं सकता। ठीक है ना? क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी सारी संपत्ति उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है सारी संपत्ति। तो अगर कल को वह बीमार पड़ गया या नौकरी उसकी चली गई तो अपने ज्ञान का एक हिस्सा बेचकर राशन खरीद पाएगा? क्यों भाई, बताइए, क्या नहीं यह खरीद पाएगा सर। राशन खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो यदि किसी आदमी के पास मानवीय संपत्तियां ज्यादा हैं तो वह सुरक्षा के लिए अपने पास ज्यादा कैश रखता है। देखो ध्यान से समझना, आप बड़े बड़े लोगों को देखो जिनकी मानवीय संपत्ति ज्यादा है, तेज तर्रार है, वो अपने पास ज्यादा डिमांड रखते हैं, मनी की डिमांड ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको एकाएक बेच करके वो बेच नहीं सकते, उनको तुरंत उनके पास पैसा नहीं आएगा ना। तो इसलिए जो जिनके पास मानवीय संपत्तियां हैं, ह्यूमन वेल्थ है जिनके पास, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उनकी जॉब चली गई, कुछ भी चला गया, तो अपनी मानवीय संपत्ति को बेच करके पैसा, क्योंकि वो बिकता ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, इन इन असुरक्षाओं से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पास पहले से तिजोरी में पैसा रखते हैं कि भैया जब जरूरत पड़ेगी यहीं से निकाल लेंगे। तो यदि किसी के व्यक्ति के पास ह्यूमन वेल्थ ज्यादा है तो वह सुरक्षा के लिए अपने पास मनी की डिमांड ज्यादा करता है। समझ में आया ना? क्यों भाई? तो ऊपर वाले के साथ मनी के डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन, यानी ह्यूमन वेल्थ ज्यादा तो मनी की डिमांड ज्यादा, और नॉन ह्यूमन वेल्थ के साथ मनी की डिमांड कैसा संबंध है? निगेटिव। अब भाई नॉन ह्यूमन वेल्थ वाले को पता है मकान खरीदा हुआ है, सोना में निवेश किया है, जब चाहेगा तब पैसा निकाल लेगा, तो क्या करता है, तब मनी की डिमांड वो कम करता है। नॉन ह्यूमन वेल्थ वाला जो बंदा है जिसके पास गैर मानवीय संपत्तियां हैं, मकान है, सोना चांदी कार और ये सब है, वो क्या करता है, वो अपने पास मनी की डिमांड कम रखता है, जेब में पैसा कम रखता है, हर जगह निवेश करा रहता है। नॉन ह्यूमन वेल्थ वाला तो जानता है जरूरत पड़ेगी, बिटिया की शादी करनी है, बेटवा का लगन करना है, तुरंत जो खेत लिखवाए रहेगा बेच देगा, सोना लिए रहेगा बेच देगा, तुरंत गचगचा के उसके पास पैसा आ जाएगा, कोई उसको दिक्कत ही नहीं है। तो नॉन ह्यूमन वेल्थ के साथ मनी के डिमांड का निगेटिव रिलेशन, क्योंकि उसको पता है बेच करके जल्दी से मनी हमारे पास आ जाएगी, वो लोग मनी की डिमांड कम रखते हैं, अपने पास नगद कम रखते हैं। लेकिन जो ह्यूमन वेल्थ वाले हैं, जो मानवीय संपत्तियां हैं जिनके पास, उनको पता है कि इसको बेचा नहीं जा सकता, तो उसकी सुरक्षा के लिए वो लोग पैसा अपने पास, मनी की डिमांड वो लोग पहले से करके रखते हैं। तो ह्यूमन वेल्थ ज्यादा, जितना ही ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो लोग मनी की डिमांड रखेंगे, क्योंकि उसको बेच नहीं सकते। क्लियर है? सभी को क्लियर है? समझ में आया सारे फैक्टर? जल्दी जल्दी जी बताइए, सर। जल्दी बताइए। सर जी एक स्थायी आय परिकल्पना आता है सर, थोड़ा क्लियर करें, क्या उसी से संबंधित है ये? नहीं नहीं, उससे संबंधित नहीं है, वो उपभोग परिकल्पना है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास मॉर्निंग चल रही है, विवेक मिश्रा आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो ये सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उनकी भी क्लास आप लोग लिया करिए। ठीक है, मॉर्निंग 7:30 बजे उनकी क्लास होती है, वो सब पढ़ा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एकदम डिटेल में, उसको भी आप लोग जो है लिया करिए एकदम टाइमली। ठीक है, तो जो फ्रीडमैन साहब हैं हमारे, ये मुद्रा की मांग को किस किस का फंक्शन माने? अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हो ना कि फ्रीडमैन ने मनी की डिमांड को कैसे डिफाइन किया, यानी M/P। देखो फ्रीडमैन ने एक और चीज ली थी,
फ्रीडमैन जो थे वो मनी की डिमांड को रियल सेंस में, रियल बैलेंस के सेंस में डिफाइन किया, यानी रियल मनी बैलेंस मानते, यानी वास्तविक मुद्रा से। M/P को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक मुद्रा से, ठीक है, रियल मनी बैलेंस। यानी फ्रीडमैन कहते थे कि आपके पास जो मौजूद पैसा है, जो आपके पास जो मनी है, उसकी ताकत कितनी। वास्तविक मनी का आप समझते हो? वास्तविक मनी डिमांड यानी रियल मनी डिमांड क्या होती है? आपके पास जो मनी है उससे आप कितनी वस्तुएं खरीद सकते, यानी परचेजिंग पावर ऑफ द नॉमिनल मनी इज कॉल्ड रियल मनी, ठीक है ना। यानी आप नॉमिनल मनी से, आप कहीं गए काम करने के लिए, 200 रुपए पाए, और उस 200 रुपए से आप 20 किलो चावल खरीद लिए, तो 20 किलो चावल रियल मनी से, ठीक है, यानी नॉमिनल मनी की परचेजिंग पावर रियल मनी। तो जो फ्रीडमैन साहब थे वो रियल मनी के सेंस में मनी की डिमांड को डिफाइन किए। तो जो रियल मनी डिमांड है M/P, वो किसका फंक्शन होती है अकॉर्डिंग टू हमारे फ्रीडमैन साहब? वो परमानेंट इनकम का फंक्शन होती है, यानी YP परमानेंट इनकम, स्थायी आय का। दूसरा W का, W क्या है? व्हाट इज W? मानवीय और गैर मानवीय संपत्तियों का अनुपात W है। दूसरा, तीसरा है रिटर्न ऑन बॉन्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड, बॉन्ड पर जो प्रतिफल है उसका फंक्शन होता है, जो कि हमने बताया भी। और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर पर जो प्रतिफल मिलता है उसका भी फलन होता है। और फिर भौतिक वस्तुओं को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था? 1/P इंटू DP अपॉन DT, ये भौतिक वस्तुओं पर जो रिटर्न है उसका फंक्शन होता है। और फिर कुछ अदर वेरिएबल्स भी थे, तो उनको उन्होंने म्यू में डाल दिया। तो अन्य कारक है जो मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं, वो म्यू, अन्य कारक में म्यू आ जाए। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मनी डिमांड अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन। ये सारे फंक्शन मिल रहे हैं ना आप लोगों को? देखिए, ये YP है, परमानेंट इनकम है, ठीक है, ये रिटर्न ऑन बॉन्ड है, ठीक है, निगेटिव संबंध है मनी की डिमांड का। रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, निगेटिव संबंध, भाई इक्विटी पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा तो लोग शेयर, अपनी संपत्ति में शेयर ज्यादा रखेंगे, मनी की डिमांड कम करेंगे। ये क्या है? ये वाला, ठीक, चौथा। और फिर ये W, ये है आपका W। तो सारे मिल गए ना, 1 2 3 4 5, ये छठवां अन्य वेरिएबल। अब सबके साथ हमने रिलेशन भी आपको बता दिया कि परमानेंट इनकम के साथ मनी की डिमांड का कैसा संबंध है? पॉजिटिव, ठीक है। W के साथ कैसा संबंध है बताओ भाई? पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा तो ज्यादा होगी मनी की डिमांड, नीचे वाली वैल्यू कम तो ज्यादा होगी, तो पॉजिटिव संबंध, क्योंकि रेशियो माना है। अब इनके साथ निगेटिव, इनके साथ भी निगेटिव, इनके साथ भी निगेटिव, ये अन्य वेरिएबल। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। समझ में आया सभी को? जरा बताइए एक बार, बोलो भाई, क्लियर है? जी सर, बहुत परफेक्ट है सर। जी सर, क्लियर क्लियर है सर।